टारगेट ड्राइविंग स्कूल झुंझुनू मैं आपका स्वागत करता हूं। हम सभी बेसिक रूप से ड्राइविंग की स्किल्स आपको सिखाते हैं। आपको गाड़ी चलाना, गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत बारीकियों से हमें जानना, क्योंकि हमें रोडों पे चलना होता है। हर जगह जो अपने लिए जो मैकेनिक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो गाड़ी में जो छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं, कोई ऐसी खामियाँ होती हैं, कोई अपने इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं, कोई अपना फैन बेल्ट हो गया, कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक पार्ट में कोई भी खराबी आती है, तो हमें बेसिक तौर पर उन्हें सही करना हमें आना चाहिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी ये क्लास मेंटेनेंस के तौर पे लेना शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बैटरी से संबंधित, भाई कोई भी उपकरण होता है उसको चलाने के लिए बैटरी का विद्युत का उपकरण है, उसके लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इसकी जो सप्लाई कनेक्शन होता है उसमें से कोई ना कोई टूट देगा, तभी वो उपकरण काम करना बंद कर देगा। उस उपकरणों को काम में लाने के लिए, मान लो हमारी उसको उपकरण की खराबी के चलते हमारी यात्रा बाधित हो रही है, उसको बना सही किए हम नहीं चल सकते, मैकेनिक हर जगह है नहीं, तो उसको सही करना हमें आना चाहिए। तो वाहन के साथ हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैटरी का। ये बैटरी जो LMB वाहन होते हैं छोटे, तो उसमें बैटरी लगाई जाती है 12 वोल्ट। कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। इसमें 6 सेल होते हैं। एक सेल से कितनी बैटरी ऊर्जा निकलती है, 2 वाट की, 2 वाट की। तो इसमें भरा जाता है, देखो जो अपनी प्लेटें होती हैं वो होती हैं PbSO4 और PV की, ठीक है, लेड ऑक्साइड, और जो माइनस वाली होती है वो खाली लेड की बनी हुई होती है। इन दोनों को एक रासायनिक क्रिया के द्वारा इससे हमें एक DC करंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। इन प्लेटों को डुबो के रखा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल या गंधक के तेजाब में, जिसमें हम डिस्टिल वाटर भी डालते हैं, आमतौर पर अपन बोलते हैं। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, अपना एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव हम सभी गाड़ी में पूरी पार्टों को सप्लाई देने के लिए, ग्राउंड देने के लिए गाड़ी के चेस्ट से ही नेगेटिव वायर का कनेक्शन अपन बॉडी से कर देते हैं। नेगेटिव जो टर्मिनल होता है उसके पास माइनस लिखा हुआ होता है और पॉजिटिव के पास प्लस लिखा हुआ होता है। प्लस टर्मिनल का जो अपना कनेक्शन होता है वो सीधा जाके इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो सेल्फ स्टार्टर मोटर का प्रयोग होता है उसके ऊपर होता है सोलेनॉइड स्विच। तो सेल्फ स्टार्टर मोटर के सोलेनॉइड स्विच से डायरेक्ट कनेक्शन होता है अपने पॉजिटिव टर्मिनल का, ठीक है। बाकी सभी गाड़ी में पूरा अर्थिंग देने के लिए या नेगेटिव देने के लिए जो नेगेटिव जो टर्मिनल है उससे बॉडी की अर्थिंग कर दी जाती है। अब हमारे जो विभिन्न उपकरण हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों में हमारे आगे देखो इग्निशन कॉइल, वाइपर मोटर, वाइपर वाशर मोटर, और भी अपने वाइपर हो गई, अपनी हेडलाइट हो गई, रियर लाइट हो गई, अपनी टेल लाइट हो गई, टिल्ट लाइट हो गई, और अपना रेडियो हो गया, शिगार वो पॉइंट हो गया। बहुत सारे इक्विपमेंट अपने सभी चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की। मान लो हमारे वाइपर बरसात के समय में हम यात्रा कर रहे हैं, अपना वाइपर चलना बंद हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारे जो वाइपर चलाने वाला उपकरण है, ये जो मशीन है, इसको या तो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल रही है, या ग्राउंड नहीं मिल रहा है, या फिर इसका फ्यूज है वो जल गया है, तो वो उसको हमें चेक करना आना चाहिए। कोई भी उपकरण है तो उसके पास उसको पॉजिटिव और नेगेटिव देने के लिए बैटरी से सीधा कनेक्शन आता है उसके पार्ट्स के पास, ठीक है। अब इस पार्ट्स का कनेक्शन, मान लो वाइपर चलना अपने बंद हो गए, तो हम अपना गाड़ी साइड में रोकेंगे, सुरक्षित जगह पर, रोड से दूर रोकेंगे, हैजर्ड लाइट ऑन कर देंगे रात्रि के समय में है तो, अगर दिन के समय में है तो सेफ्टी से, ताकि यातायात प्रभावित ना हो। साइड में लगाया गाड़ी हमने, बोनट खोला, और अपना ओपन करने के बाद में हम देखेंगे बैटरी का जो सप्लाई कनेक्शन है वो अपने यहाँ से ठीक है कि नहीं है। बाकी उपकरण हमारा कौन सा खराब हो रहा है, वाइपर मोटर। वाइपर मोटर के पास आएंगे, वाइपर मोटर के पास में उसका जो सप्लाई कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो कनेक्शन है वो स्विच चेक करेंगे, ठीक है। ये स्विच कनेक्शन अपना कंप्लीट करने के बाद में फिर हम चला के देखते हैं, अगर वो नहीं चलती है इस सप्लाई को, या मान लो बैटरी से जो ये वोल्ट है या हाई वोल्टेज में बदल जाए, ये उपकरण खराब ना हो, इससे बचाने के लिए गाड़ी में प्रयोग होता है फ्यूज बॉक्स का। एक बहुत ही हल्के धातु से बनाया जाता है, ताकि हाई वोल्टेज हो तो वो फ्यूज जल जाए, उपकरण को कोई नुकसान ना हो। तो हम गाड़ी में जो फ्यूज बॉक्स दिया हुआ होता है स्टीयरिंग बॉक्स, स्टीयरिंग के नीचे, ठीक है, वहाँ से फ्यूज बॉक्स खोलेंगे, और उसमें से इससे संबंधित जैसे वाइपर मोटर है तो उस पर वाइपर मोटर फ्यूज लिखा हुआ होगा, 15 एम्पियर का है या 10 एम्पियर का, वो चेक करेंगे इन दोनों से। अब मान लो हमारा ये कनेक्शन करने के बाद में वाइपर मोटर चल गई, लेकिन अपने अब वाइपर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, मोटर तो हमने चला दी लेकिन वाइपर नहीं चल रहे हैं। तो वाइपर को चलाने के लिए सीधी सी बात है, मोटर अपना कार्य कर रही है, लेकिन वाइपरों को इसका जो कनेक्शन है वो टूट गया है। तो वाइपर मोटर के पीछे से एक रॉड होती है, वो इन दोनों वाइपरों को, जो कॉमन रॉड होती है उसकी रॉड से जुड़ी होती है बॉल जॉइंट की सहायता से। जैसा मैं आपको दिखा पाऊँ, ये आप इधर निकालेंगे, ये जो बॉल जॉइंट है
इसको अपन स्क्रू ड्राइवर देने, ये लो सर। ये जो अपनी मोटर है एक बॉल जॉइंट की सहायता से एक रॉड से जुड़ी होती है, जो रॉड होती है जो कॉमन रॉड से जाके जुड़ती है वाइपर की से, और इन दोनों वाइपरों को चाल देती है। ठीक है, वाइपर कनेक्शन, ये मोटर हो गई। ये बॉल जॉइंट से वो रॉड जुड़ी हुई होती है। तो हम सभी जगह से सभी पॉइंट, बैटरी टर्मिनल, इसके सप्लाई पॉइंट, फ्यूज बॉक्स और इसकी जो सप्लाई जिसको रॉड जो इसका पावर ट्रांसफर हो रहा है जिन रॉडों की सहायता से, उससे हम चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा को हम आसानी से एक बार प्रैक्टिकली करेंगे, देखेंगे, तो हम रास्ते में कभी भी हमारे साथ ऐसा कांड होता है, कैसी कोई परिस्थिति आती है तो हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। अब चलते हैं आगे की पॉइंट की तरफ। मान लो हेडलाइट, रात्रि में आप सफ़र कर रहे हो और हेडलाइट आपकी शो नहीं हो रही है, ब्लो नहीं हो रही है, स्विच आपने दे दिया, सीधी सी बात है उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल रही है, उसका फ्यूज चला गया है। तो अपन वही गाड़ी की प्रक्रिया अपने साइड में लगाएंगे, रोकेंगे गाड़ी को, अपनी बैटरी का टर्मिनल चेक करेंगे। अपना उपकरण कौन सा खराब हुआ है? हेडलाइट। हेडलाइट के पीछे क्या होता है, ये जो पूरी जो इसको जो हेडलाइट जो आपको बाहरी आवरण जो दिखाई देता है इसको बोलते हैं हेडलाइट। इसके अंदर लगने वाले जो बल्ब होते हैं उसको बोलते हैं हेडलैम्प। हेडलैम्प जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये हेडलैम्प होता है। इसके सॉकेट सप्लाई कनेक्शन के माध्यम से होता है। इसमें अंदर इसके फ्लैश पॉइंट होते हैं जिसको सप्लाई मिलते ही ये चालू हो जाते हैं। या तो इसके पीछे से जो उसका सप्लाई सॉकेट है वो डैमेज है, हटा हुआ है या तार जल गया है उसका, या फिर बैटरी टर्मिनल से। ये सप्लाई भी आप ठीक तरह से चेक कर लोगे तो आप इसको हो सकता है फ्यूज बॉक्स से फ्यूज उड़ गया है। तो हम फ्यूज बॉक्स की आपको स्टडी कराएंगे। उसमें हर जो हेडलाइट के बारे में होता है, हेडलाइट आर या एल दोनों लिखे होते हैं, दोनों फ्यूजों के सामने अलग अलग लाइटों के अलग अलग फ्यूज होते हैं। तो उसको अपन ठीक कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बल्ब खराब हो गया तो बल्ब भी अपन चेंज कर देंगे। ये जो बल्ब होता है हेडलैम्प होता है जो हेडलाइट के सॉकेट में जाता है और उसको एक स्प्रिंग की सहायता से हार्डली इसको उसके कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि इसको अर्थिंग जो माइनस पॉइंट है पॉजिटिव तो अपन पीछे से सप्लाई कर देंगे, इसको नेगेटिव जो पॉइंट है अर्थिंग से मिलता रहे। ठीक है। अब मान लो आपको वाइपर वाशर मोटर, वाइपर चल रहा है, मोटर भी चल रही है, लेकिन जो वाशर है पानी जो आता है विंड स्क्रीन पे वो नहीं चल रहा है। तो वाइपर का वाशर रिजर्व टैंक, वाटर जो रिजर्व टैंक है उसमें अलग से एक छोटी मोटर लगाई जाती है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे है। इसका एक पाइप के माध्यम से एक फ्यूल पंप की तरह होता है और वाटर पंप की तरह मोटर होती है छोटी सी, जो वाटर को ऊपर सप्लाई भेजती है इनके पाइप के माध्यम से। और दो इसमें ऊपर जेट लगे होते हैं, वाटर जेट। और ये वाटर जेट जैसे ही अपन वहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो वाटर जो सप्लाई है वो विंड स्क्रीन पर हो जाती है। शीशा खराब होता है तो वाइपर की सहायता से साफ हो जाता है। अगर इसमें कोई खराबी आती है तो वही बैटरी का पहला टर्मिनल अपन चेक करते हैं, वहाँ से सप्लाई ठीक है। दूसरा जो उपकरण खराब हुआ है उसके पास सप्लाई ठीक है। इन दोनों उपकरणों से ठीक नहीं हो रही है तो तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या है? फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स में से इसके नाम से वाइपर वाशर फ्लैशर मोटर का फ्यूज होगा, वो आप चेक करेंगे, चेंज करेंगे अगर उस रिप्लेस जो आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूजेस हैं। आगे आता है आपका हॉर्न। मान लो आपका हॉर्न नहीं जल रहा है और आबादी क्षेत्र है, आपको हॉर्न की आवश्यकता है। ब्लाइंड मोड है, ब्लाइंड मोडों पर आप हॉर्न बजाकर अगले आने वाले वाहन को आवाज़ कराते हैं कि हम भी इस तरफ से आ रहे हैं, तो हॉर्न खराब हो जाता है। अति आवश्यक है हॉर्न का होना गाड़ी में। तो हॉर्न के पीछे भी उसकी सप्लाई सॉकेट होती है। बैटरी से हॉर्न की जो सप्लाई है वो वायरिंग एक बेंडिंग पूरी तरह से क्लोज आती है, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर इसकी जो पीछे सॉकेट सप्लाई है, दूसरा ये टर्मिनल है, ये चेक करेंगे। यहाँ से भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स के बाद भी ठीक नहीं होता है, जो अपना हॉर्न स्विच जो होता है, जो स्टीयरिंग में अपने हॉर्न स्विच दिया हुआ होता है, वो एक बॉल जॉइंट की सहायता से एक अलग सा कवर होता है, उसको अपन पुश करके जैसे ऊपर थोड़ा खींचेंगे तो वो उखड़ कर बाहर आ जाता है। वहाँ पे भी वायरिंग कनेक्शन होता है। वायरिंग कनेक्शन में कार्बन आ जाता है या फिर वो टूट जाता है, तो उसको अपन सप्लाई चालू करेंगे तो अपना हॉर्न बच जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है अपना उपकरण खराब है, जहाँ उपलब्धता है वहाँ से लेकर अपन इसमें डाल देते हैं। अब आता है इंजन को। पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी का, तो पेट्रोल इंजनों को स्पार्क इंजन बोलते हैं। स्पार्क की सहायता से इसके ईंधन को हमें अग्नि वो ऊष्मा देते हैं या चिंगारी देते हैं, तब वो ईंधन जल पाता है। तो इसके लिए हमारी जो इसके जो वोल्टेज जो होते हैं बैटरी के 12 वोल्ट होते हैं, लेकिन 12 वोल्ट को हम जो है चिंगारी के रूप में नहीं पैदा कर सकते। बहुत ही क्लोज हमें उसका जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग से चिंगारी नहीं निकलेगी। इसलिए उस वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? इग्निशन कॉइल का। ये इग्निशन कॉइल जो होती है 12 वोल्ट के करंट को लगभग 1000 से 2000 वोल्ट के बीच के माध्यम में सप्लाई करती है। किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है बांटने वाला।
अब अपनी गाड़ी 3 सिलेंडर है, तो तीनों सिलेंडरों को इसके फायरिंग ऑर्डर के अनुसार हमें जिस सिलेंडर में चिनगारी की आवश्यकता है, स्पार्क की आवश्यकता है, उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को सेट किया जाता है। इसकी टाइमिंग सेट होती है, इस पर एडजस्टेबल स्क्रू होता है, इसमें अंदर केम चलता है। डिस्ट्रीब्यूटर को चाल मिलती है केम शाफ्ट से। किससे मिलती है? केम शाफ्ट से। केम शाफ्ट जो होती है वो क्रैंक शाफ्ट से आधी गति पर घूमती है। क्रैंक शाफ्ट की जो पुली है वो केम शाफ्ट की पुली से आधी होती है, समझ गए? केम शाफ्ट की पुली बड़ी होती है उससे, तो वो क्रैंक शाफ्ट की पुली एक चक्कर पूरा करेगी, तो केम शाफ्ट की पुली आधा चक्कर पूरा करेगी। तो केम शाफ्ट की पुली से ये अपनी चाल लेता है, और इसके अंदर भी एक केम होता है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये केम है, जब आपकी गाड़ी बिल्कुल बंद खड़ी है तो ये एक पर्टिकुलर स्थिति पे रुक जाएगा। इसके सामने अलग अलग सिलेंडरों के अलग अलग स्पार्क प्लगों को कनेक्शन की सॉकेट है या पॉइंट है। ये डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, इसका एक केम है, ये क्रिया करने लगेगा, घूर्णन करने लगेगा। फायरिंग ऑर्डर के अनुसार एक दूसरे को जब हमें आवश्यकता होगी स्पार्क की, टच करते हुए स्पार्क दे देगा। ठीक है भाई, ये स्पार्क प्लग की इसकी सप्लाई हो जाती है। अब होता है रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन का क्या आवश्यकता है? रेडिएटर फैन होता है कूलेंट से, जो ये रेडिएटर कोर जो होती है उनसे कूलेंट प्रवाहित होता है, नीचे की तरफ ग्रेविटी के चलते नीचे गिरता है, और उसके आगे फैन जब गाड़ी का टेम्परेचर 80 डिग्री पर पहुंच जाता है या उसको क्रॉस करने लगता है, तो हवा का प्रवाह तेज करने के लिए रेडिएटर फैन का प्रयोग किया जाता है। मान लो हमारी गाड़ी खड़ी हो गई और गर्म होने लगी है, तो वहाँ पर हवा का प्रवाह वातावरण से तो ले नहीं सकते, तो फैन उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उस जगह हमें फैन से हवा का प्रवाह बनाएंगे। तो फैन के पीछे भी उसका जो कनेक्शन है, सॉकेट जो हुई है, उसको अपन चेक करेंगे। भाई फैन बंद नहीं चल रहा है और तापमान अपना गाड़ी का बढ़ रहा है, तो हो सकता है फैन नहीं चल रहा हो, तो उसके पीछे क्या चेक करेंगे? फैन के पीछे जो है उसकी सॉकेट लगी हुई है, उसके साथ कनेक्शन में कोई खराबी है, या अपना बैटरी के जो सॉकेट है कनेक्टर है यहाँ पे कोई खराबी है। दूसरा अपना फ्यूज बॉक्स में भी इसका फ्यूज होता है, तो फ्यूज बॉक्स चेक करेंगे। उसके करने के बाद में अब आते हैं अपन सेल्फ स्टार्टर मोटर पर। सर्वप्रथम तो हमें इंजन को स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेल्फ स्टार्टर मोटर की। अगर हम वहाँ से इग्निशन देते हैं, इग्निशन देंगे और सेल्फ स्टार्टर मोटर काम नहीं करेगी या फिर उसके पास सप्लाई नहीं होगी, तभी तो वो काम नहीं करेगी। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो सीधा कहाँ जाके जुड़ता है? सोलेनाइड स्विच से। सोलेनाइड स्विच अपनी पिस्टन लीवर के माध्यम से क्रैंक जो अपनी सेल्फ स्टार्टर मोटर है उसके जो रोटर, उसकी जो शाफ्ट होती है, जो रोटर शाफ्ट होती है, उसको अपने पिन, जिस पे पिनियन गियर लगा हुआ होता है, उस शाफ्ट को जैसे ही उसको अब सप्लाई मिलती है वो उसको आगे खींचता है। आगे खींचते ही सेल्फ स्टार्टर मोटर का जो रोटर होता है वो अपने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही आता है तो वो रोटर क्रिया करने लगेगा। शाफ्ट को इसने आगे खींचा है, आगे खींचा, उसके आगे पिनियन गियर, छोटी गिरारी लगी हुई है, वो फ्लाई व्हील के रिंग गियर से जाके कनेक्ट हो जाएगी। तो फ्लाई व्हील को घुमाना शुरू करेगी। जैसे अपन इग्निशन वापस ले लेते हैं, सेल्फ स्टार्टर मोटर का कनेक्शन फ्लाई व्हील से टूट जाता है। इसी हिसाब इस क्रिया के माध्यम से अपन इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्पार्क प्लग आपको बता दिया। अब आते हैं और भी अब विद्युत से चलने वाले पार्ट, जैसे मान लो इंडिकेटर हो गए। इंडिकेटर एक ऐसा उपकरण है, इसके जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो रुक रुक के चलती है। अपने इंडिकेटर की जो नोब होती है उसको बार बार इस तरह से करते नहीं है। एक ही बार अपने सप्लाई पॉइंट छोड़ दिया तो हमने तो सप्लाई को परमिशन दे दी कि आप इंडिकेटर तक पहुँचे, लेकिन अब उसको बार बार ब्लर करना है, इंडिकेटर को ब्लर करना होता है, ये उसका सिंबल है। तो उसको करने के लिए वहाँ फ्यूज बॉक्स की बजाय वहाँ पर लगाई जाती है रिले। सप्लाई को तोड़ना व जोड़ने का काम कौन करता है? प्रेशर रिले। तो प्रेशर रिले जो है आपके फ्यूज बॉक्स में अलग से आपको एक साइड में लगी हुई मिलेगी, उस पर लिखा हुआ होगा इंडिकेटर रिले। जिस भी विद्युत उपकरण को रुककर बार बार सप्लाई तोड़ना व जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अपने ये वाइपर हो गए, वाइपर भी अपने चलेंगे, इग्निशन कोयल हो गई, इसके भी वोल्टेज आगे पीछे होते हैं, इंडिकेटर्स हो गए, हेडलाइट कोई बड़ा उपकरण है अपना, तो उसके लिए भी अपन रिले का प्रयोग करते हैं क्योंकि फ्यूज उसका लोड वहन नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है इसमें और कोई बिजली का उपकरण, जैसे मैं आपको बताऊं रेडियो होता है, या सगार या चार्जिंग पॉइंट जो होते हैं, अंदर गाड़ी के अंदर लाइट होती है, वो सभी जो होते हैं, पीछे की टेल लाइटें होती हैं, उन सभी के पॉजिटिव कहाँ से जा रहा है? बैटरी से। उन सभी बल्ब जो हेडलैम्प हैं उनके पीछे उनकी सॉकेट लगी हुई है, वो सॉकेट चेक करेंगे। बल्ब खराब है, बल्ब के अंदर का जो मटेरियल होता है, टंगस्टन का जो तार होता है वो जलता है, फ्लैश पॉइंट जो होता है, अगर वो नहीं जला है तो अपन उसका फ्यूज बॉक्स चेक करेंगे और लगाएंगे। सभी प्रैक्टिकली हम आपको एक एक बार कराते रहेंगे
प्रैक्टिकल अपने हाथों से सभी ये इलेक्ट्रिक सप्लाई से संबंधित पार्टों को आप एक बार कर लोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। भविष्य में आप कहीं भी ट्रायल करेंगे, कहीं भी सफ़र करेंगे तो आपके साथ वहाँ सफ़र में हम साथी बनेंगे। या आपके जो आपकी ज्ञान है वो आपका एक तरह से साथी रहता है, आप मैकेनिक के तौर पर भी गाड़ी के साथ चलते हैं। अल्टरनेटर, अब जो ये बैटरी होती है ये स्वतः चार्ज तो होती नहीं है, इसको चार्ज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अल्टरनेटर की। अपना जो अल्टरनेटर है वो कौन सा करंट उत्पादन कर रहा है? एसी है। ये एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन बैटरी जो है अपना डीसी करंट प्रवाह करता है, उसको डीसी करंट से ही चार्ज किया जा सकता है। अल्टरनेटर को क्रैंक शाफ्ट पर फैन वेल्ड चढ़ाकर फैन वेल्ड के माध्यम से उसको घुमाया जाता है, चाल दी जाती है, तब ये अपना अल्टरनेटर एसी करंट उत्पादन करना शुरू कर देता है, उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब उसको बैटरी को सप्लाई करने के लिए अल्टरनेटर से जहां हम इलेक्ट्रिक कैच करते हैं या एसी करंट को पकड़ते हैं डायोड के माध्यम से सप्लाई देते हैं, वहां पर रेक्टिफायर का प्रयोग करके एसी करंट को डीसी करंट में बदल दिया जाता है। डीसी करंट में बदलते ही उसकी सप्लाई कहाँ हो जाती है? बैटरी को केवल हम एक बार इंजन को स्टार्ट करते समय सेल्फ स्टार्टर मोटर को करंट देने के लिए करते हैं। इंजन स्टार्ट होने के बाद में जो अल्टरनेटर है वो अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू कर देता है। उपकरण इलेक्ट्रिक सप्लाई अल्टरनेटर से होते रहते हैं और बैटरी अपनी चार्ज होती रहती है। बैटरी का सिंबल, अगर अल्टरनेटर अपना काम नहीं कर रहा है तो अपने डैशबोर्ड पर बैटरी का चिन्ह आपको बिलो होगा, एक बत्ती स्लो आपके सामने बिलो होगी। अगर वो बिलो हो रही है तो सीधी बात है, या तो हमारी फैन वेल्ड टूट चुकी है, या हमारा अल्टरनेटर ख़राब है, या अल्टरनेटर के पीछे से जो वायरिंग कनेक्शन हो रहा है उसमें कोई कमी है। तो वो अपन आसानी से जो सॉकेट जो होती हैं उनको चेक कर सकते हैं, बैटरी का टर्मिनल चेक कर सकते हैं। बाकी आगे इलेक्ट्रिक पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनकी कोई बड़ी सिंबल ऐसी आपकी आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। और भी ऐसी विशेष प्रकार की कार्रवाई, जैसे क्या हो जाता है, कोई नुकसान हुआ आपको, आप सफ़र में चल रहे हो, आपका रेस वायर टूट गया, रेस वायर टूट जाता है तो उसको भी हमें रिपेयर करना आना चाहिए। रिपेयर करना, रेस वायर टूट जाना या फिर किसी भी प्रकार की जॉइंट जिसमें जहाँ से वो कनेक्टिंग उसकी जो सब उस तरह से जोड़ा गया है वहाँ कहीं से लूज हो जाएगा तो आपकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आपके जो रेस वायर अच्छी तरह से एक जगह पर काम नहीं करेगा, रेस वायर जाम हो जाता है, तो रेस वायर को भी बदलना हमें आना चाहिए। तो रेस वायर का क्या होता है, रेस पेडल अपने अंदर केबिन के अंदर होता है, अपने दाहिने पैर के नीचे होता है। वहीं पर रेस वायर को रेस पेडल के ऊपर एक बॉल जॉइंट के माध्यम से, जैसे मैं आपको दिखाऊं, रेस वायर में बॉल नोब अंदर होती है और रेस पेडल पर बॉल जॉइंट बना हुआ होता है। इसको उससे प्रेस करके दबाव करके उससे जोड़ दिया जाता है। ये सॉकेट है, ये अपने केबिन बॉडी के अंदर गाड़ी में जब ये वायर अपना इंटर करते हैं तो ये बॉडी को यहाँ से कवर कर लेता है, इसको हार्डनेस दे देता है। इधर अपन आते हैं एयर फिल्टर के नीचे, जैसे इसको मैं खोल देता हूँ आपको। ये हमारा रेस वायर जो होता है किसको कंट्रोल करता है? थ्रोटल वाल्व को। कौन से वाल्व को? थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व जो होता है इंजन में जाने वाली जो पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण है उसको कंट्रोल करता है, जो कार्बोरेटर में लगा होता है या थ्रोटल बॉडी में लगा हुआ होता है। अपन रेस वायर पेडल के सामने से पकड़ते हुए आगे आएंगे तो कार्बोरेटर के पास हमें इसका कनेक्शन मिल जाएगा। ये दो नटों के माध्यम से इसको स्टेबिलिटी दी जाती है, इसको यहाँ से हिलने डुलने से रोका जाता है, बाकी इसका कनेक्शन थ्रोटल वाल्व से जोड़ दिया जाता है। थ्रोटल वाल्व से जोड़ने के लिए इसको स्टील वायर में एक पॉइंट दिया हुआ होता है जिसको केवल ग्रेव लाइन से अंदर डालते हैं, उसका कनेक्शन उससे हो जाता है। इसको खोलना बहुत ही आसान है, आपको केवल 10 की चाबी चाहिए। यहाँ से ये नट आपको लूज करना है, लूज करके बॉल जॉइंट आपने रेस पेडल के वहाँ से जाके निकाल ही दिया है। ये रेस वायर आपको बिल्कुल अलग, आसानी से आप बिल्कुल अलग कर सकते हो। आपके पास दूसरा रेस वायर है, उसको उसी जगह पर असेंबल कर सकते हो। ये खराबी आप इसकी कैसे चेक करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें ये वायर टूटा हुआ है, तो समय रहते हमें इन गाड़ियों की जो है दैनिक जांच हमें करती रहनी चाहिए। कहीं हम ट्रिप पर निकल रहे हैं तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको हमें जांच करते रहना चाहिए, कोई ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब होगी तो रास्ते में हमें धोखा दे सकती है। इसको चेक करने के लिए अपन इसका दूसरा पॉइंट इधर खींचेंगे, इधर का पॉइंट इधर खींचेंगे तो ये जाम नहीं है और आसानी से इसमें कोई डैमेज नहीं है। तो ऐसा वायर का हम प्रयोग करते रहेंगे। कोई डैमेज होता है उसको समय से रहते पहले हम चेंज कर देंगे। इसका कनेक्शन
पहले आपको इस बॉडी से असेंबली करनी है, इसकी असेंबल करना यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद में इसका कनेक्शन किससे जोड़ना है? रेस पैडल से। किससे जोड़ना है? रेस पैडल से। जब भी हम क्लच वायर या रेस वायर खोलते हैं तो उसकी एडजस्टिंग कहाँ से होती है? रेस वायर की एडजस्टिंग होती है थ्रोटल बॉडी या कार्बोरेटर के पास से, और क्लच वायर की एडजस्टिंग कहाँ से होती है? गियर बॉक्स से। तो जहाँ से एडजस्टिंग होती है वहीं से तो खोला जा सकता है, रेस पैडल से तो डायरेक्ट खोल ही नहीं सकते, वहाँ तो टाइट हो रखा है वो। तो जिसका जो एडजस्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं, पहले खोलना हम कहाँ से शुरू करेंगे? एडजस्टिंग पॉइंट से। तो इस रेस वायर का एडजस्टिंग पॉइंट कहाँ है? कार्बोरेटर के पास। तो उसको कार्बोरेटर के पास उसी प्रकार से जिस हिसाब में आपने खोला है उसको अपन 10 नंबर की चाबी या स्पेनर से टाइट करेंगे और अपने थ्रोटल वाल्व से इसका कनेक्शन कर देंगे। अब आपका आ जाता है क्लच वायर। गाड़ी में क्लच वायर होता है, क्लच वायर टूट गया तो गाड़ी की आप संचालन बहुत कठिन हो जाएगा। तो क्लच वायर को भी चेंज करना, वहाँ आपके पास मैकेनिक नहीं है उपलब्ध, तो क्लच वायर भी आपको चेंज करना आना चाहिए। क्लच वायर का कनेक्शन किससे होता है? गियर बॉक्स और फ्लाई व्हील के बीच में लगी हुई क्लच प्लेट से, ठीक है, डायफ्राम स्प्रिंग से। तो डायफ्राम स्प्रिंग अपने गियर बॉक्स और इंजन के बीच में हमें क्लच प्लेट की लोकेशन मिलती है। अब देखोगे जो फ्रंट व्हील ड्राइव जो गाड़ी होती है उसमें इंजन आपको इस हिसाब से, यानी एक इंजन का आगे का हिस्सा है वो ड्राइवर साइड के पहिए की तरफ होगा और पीछे का जो हिस्सा है वो लेफ्ट साइड के पहिए की तरफ होगा। और जो रियर व्हील ड्राइव जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें इंजन का फीस इस तरह से होता है। इंजन का पीछे का हिस्सा पीछे के पहियों की तरफ जिससे हम पावर लेते हैं, और आगे का हिस्सा जिससे हमें रेडिएटर फैन या अल्टरनेटर वो हमें चलाने होते हैं, ठीक है भाई। तो अब इसका इंजन की लोकेशन आपके सामने इस प्रकार से है। फ्रंट पहिए की तरफ आपने इस ड्राइवर साइड के पहिए की तरफ आपने देखा इसमें पुली लगी हुई है, क्रैंक शाफ्ट वाली पुली। तो गियर बॉक्स हमको इसके अपोजिट मिलेगा। गियर बॉक्स की तरफ आप देखते हो, गियर बॉक्स आपको दूसरे पहिए की साइड में मिलता है और ये इंजन है, इसके बीच में ही आपको क्लच प्लेट मिलेगी। क्लच प्लेट के ऊपर ही आपको एक एडजस्टमेंट, जैसे आपने देखा हो, अब कभी आप बाइक के आगे के पहिए की जो ब्रेकिंग आपने देखी हो किस हिसाब से एडजस्ट की जाती है, उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन बना के क्लच वायर को यहाँ पे जोड़ा जाता है। ये रहा। इसको अपन खोलने के लिए वही आपने देखा होगा, क्लच वायर आगे वायर निकला हुआ होता है एडजस्टिंग क्लब के आगे, उसको अपन लूज करके क्लच वायर का कनेक्शन यहाँ से तोड़ के यहाँ से इसकी जो बुश लगी हुई है इसको स्टेबिलिटी देने वाली इस बुश से निकालेंगे। बॉडी से इसको सेफ्टी दी जाती है, सपोर्टिंग दी जाती है। 2 जगह इसको बोल्ट पॉइंट लगाया जाता है इसको हिलने डुलने से रोकने के लिए। जहाँ ये बॉडी में एंटर करता है क्लच पेडल की तरफ जाने के लिए, जहाँ ये एंटर करता है वहाँ पर इसमें 2 स्क्रू 10 नंबर के स्क्रू होते हैं, उनकी मदद से इसको बॉडी से कसा जाता है। इसको भी अपन वहाँ से पेडल से, इसमें एक यू आकार का झूला बना हुआ होता है जिसको अंदर जो क्लच पेडल के अंदर है ऊपर आकार की किस तरह की हुक बना हुआ है, उस हुक में आपको यू आकार का जो झूला है वो कनेक्ट करना है। कोई ज़्यादा उसमें मैकेनिज्म वहाँ नहीं लगाया गया है, मैकेनिकली इसको साधारण सिंपल तौर से जोड़ा गया है। वो आपसे निकाल कर अब जब आप इसको बाहर निकालते हैं और दोबारा कसना शुरू करते हैं तो आपको इसको जो असेंबल करना है वो कहाँ से शुरू करना है? पेडल के पास से। पहले तो हमें पेडल से पहले जो स्टेबिलिटी जो इसकी पॉइंट इसको प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, वो बॉडी के पास लगे हुए 2 नट होते हैं। पहले इसे टाइट करेंगे, फिर अपन इसका कनेक्शन पेडल से करेंगे, ताकि अगर पेडल से कनेक्शन करने के बाद में यहाँ से हम इसका कनेक्शन या नट इस बॉडी से जॉइंट करते हैं तो वहाँ हिलने के कारण वहाँ से वो हट सकता है और वहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे इसका एडजस्टिंग सही तरह से फिक्स कर दोगे तो वहाँ लगाना इसका कठिन हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आते हैं इंजन में और भी जैसे पार्ट्स, इंजन के ऑयल, बैटरी का पानी, रेडिएटर का कूलेंट, गियर ऑयल, इन सब की अपन बात करते हैं। इनको हमें जैसे मान लो इनका एक विशेष मान होता है कि इस गाड़ी में 3 लीटर ऑयल डलता है, तो हमें उसको मिनिमम पर पहुंचने से पहले ही अगर वो ख़त्म होता है, हमारी गाड़ी ज़्यादा चल रही है, ख़त्म होता है, उसको टॉप अप करते रहना चाहिए। कोई बाहरी लीकेज भी हो सकती है, ऑयल फिल्टर से जैसे लीकेज हो रही हो या कहीं से, बाकी बैक कंप्रेसर हो, गाड़ी बैक कंप्रेसर कर रही है, ऑयल का कंजप्शन बढ़ गया हो, ऑयल जलना शुरू हो गया हो, तो वो ऑयल का लेवल है वो कम होता जाएगा। इसका इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए हमें एक डिपिस्टिक दी जाती है जो डायरेक्ट नीचे संप, और इंजन ऑयल कहाँ भरा हुआ रहता है? संप में रहता है। इंजन संप से और इंजन के हेड तक एक डिपिस्टिक, एक मेटल प्लेट जो होती है इसके अंदर लगाई जाती है। मेटल प्लेट को इसमें मानक अंक इस पर दिए जाते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम तक इसमें हम इंजन ऑयल डालते हैं।
तो इंजन इसमें कितना ऑयल डलता है? 3 लीटर। हर गाड़ियों के इंजन के आकार के अनुसार इसका जो मात्रा है बढ़ती घटती रहती है। ये गाड़ी है मारुति 800, इसमें कितना ऑयल डलता है? 3 लीटर। इंजन ऑयल को किस कंपनी का ऑयल होता है इंजन ऑयल? मोबिल ऑयल का। मोबिल ऑयल का होता है। अब इसकी होती है विभिन्न प्रकार की ग्रेडें। क्या होती हैं? ग्रेडें। जैसे आपने सुना होगा 15W40, 20W40, 0W40, या फिर सिंगल ग्रेड भी होते हैं ऐसे ही 40। ठीक है भाई, तो ग्रेड के हिसाब से। अब ये जो ग्रेड होती है ये वातावरण के अनुसार, ये जो अपनी सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स जो होती है इसको ग्रेड देती है वेदर के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। ये जो ऑयल है इस ग्रेड से, इसका वैसे आपको ये नहीं है कि इस गाड़ी के हिसाब से ग्रेड वो रहेगी, वातावरण के अनुसार। हमारे क्षेत्र का वातावरण मान लो ना तो ज़्यादा सर्दी रहती है और ना ज़्यादा ठंड हमारे यहाँ रहती है, तो उसके हिसाब से हमें इस गाड़ी में 15W40 या 5W40 या 20W40 तक का इंजन ऑयल सफिशेंट है। हमारे इलाके में चलने वाली चाहे लाइट मोटर व्हीकल है, चाहे 2 पहिया है, चाहे 3 पहिया है, चाहे हैवी व्हीकल है, उनमें किस प्रकार के ऑयल का प्रयोग किया जाएगा? 20W40 तक का, 0W40 से 20W40 तक का। मान लो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, लेह लद्दाख हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है? माइनस में भी चला जाता है। अब माइनस में जब टेम्परेचर जाएगा तो इंजन ऑयल है, लिक्विड है, जम सकता है। तो उसके हिसाब से इसकी ग्रेड के अनुसार, वेदर ग्रेड के हिसाब से, वेदर जो अपना होता है, वातावरण होता है, उसके हिसाब से अपन जो अपनी निर्माता कंपनी है उसी हिसाब से हमें ऑयल का ग्रेड है वो सजेस्ट करती हैं। इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए डिपिस्टिक का आप इस्तेमाल करते हो। मान लो इसमें इंजन ऑयल की मात्रा कम पड़ जाती है, कम पड़ती है तो इसको फिलर करने के लिए, इसमें इंजन ऑयल डालने के लिए फिलर कैप होता है। फिलर कैप आपके सामने ये रहा, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये रहा। ये इंजन के हेड के ऊपर टैपिट कवर पर लगा हुआ होता है। टैपिट कवर जहाँ होता है या इंजन का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर इसका फिलर कैप होता है। यहाँ पर अब आपको अनुमान आपको लगाना होगा डिपिस्टिक, जैसे मान लो लेवल जो है आपका मैक्सिमम से आधा आ रहा है तो इसमें कितना लीटर ऑयल डलता है? 3 लीटर। आधा लेवल आपके पास आया है तो इसमें कितना ऑयल खपत हो चुकी है? लगभग 1.5 लीटर तेल अपना इंजन ऑयल है वो खत्म हो चुका है, तो उसमें हमें टॉपअप करना चाहिए। इंजन ऑयल कम रहेगा तो जो है इसमें जो इंजन ऑयल गैलरी है, इनके जो इंजन के चलने वाले पार्ट्स हैं तो उसमें घिसावट बढ़ जाएगी। इसलिए हमें इंजन ऑयल की मात्रा इसमें हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के हमेशा लेवल से ऊपर ही, मैक्सिमम से नीचे रखें और मिनिमम से ऊपर रखें। लगभग 3 लीटर इसमें हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए। अब इंजन ऑयल है, पार्ट्स चलते रहते हैं, घिसता रहता है, उसमें अपने इंजन के जो पार्ट्स हैं उनसे घसावट के कारण उसमें गंदगी पैदा होती है। विभिन्न प्रकार की गंदियाँ बाहर से भी अपनी जो वातावरण से जो गैसें हैं, हवाएँ हैं जो जाती हैं एयर फिल्टर के माध्यम से, उनमें भी काफ़ी अशुद्धियाँ पहुँचकर सिलेंडर में पहुँच जाती हैं। तो धीरे धीरे घसावट के कारण जो इंजन ऑयल है वो गंदा हो जाता है। उसका जो विस्कोसिटी है या उसकी जो चिकनाहट है वो हल्की हो जाती है। उसकी चिकनाहट हम डिपिस्टिक से ऐसे ही निकाल के एक जजमेंट के अनुसार, जैसे अपन अनुमान लगा लेते हैं इसमें कितनी चिकनाहट है, या ज़्यादा गाढ़ा हो गया है या ज़्यादा पतला हो गया है, या बिल्कुल इसमें जो गंदगी है वो ज़्यादा है। तो कंपनी जो वाहन निर्माता कंपनी है वो ऑटोमोबाइल कंपनी जो छोटी लाइट मोटर व्हीकल आती हैं उनके लिए सजेस्ट करती है इंजन ऑयल को बदलने का टाइम 8 से 10,000 किलोमीटर। कितना करती है? 8 से 10,000 किलोमीटर पर हमें इंजन ऑयल बदलते रहना चाहिए। ठीक है भाई, इसमें जो है मोबिल कंपनी का ग्रेड के अनुसार, वातावरण ग्रेड के अनुसार इंजन ऑयल अब हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे वातावरण के अनुसार यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? 15W40। ठीक है भाई, अब आते हैं गियर ऑयल। अब गियर ऑयल में एक सीओल आता है या CIL, ये ऑयल होता है। इसमें ये बाकी किससे बनता है पता है आपको? वनस्पति और जानवरों की चर्बी से। तो जानवरों की चर्बी से बनता है तो ये बहुत ही बदबूदार होता है। कैसा होता है? बदबूदार होता है। गियर और बॉक्स के ऊपर भी एक फिलर कैप आपको दिया हुआ होता है। जैसे आपने बाइकों में अक्सर देखा होगा, बाइक के इंजन पर आपने एक माइनस पॉइंट वाला एक कैप होता है इस तरह से। मैं आपको दिखाऊं, ये इसका केज है। इस गाड़ी में 1.8 लीटर, लगभग 2 लीटर के आसपास सीओल डलता है। कौन सा डलता है? सीओल डलता है। सीओल 2 ग्रेडों में आता है हमारे भारत में, अक्सर ज़्यादातर वही चलता है जिससे हैं W80 और W90। एक तो आता है W80 और दूसरा आता है W90। अब सीओल का इस्तेमाल कहाँ होता है? गियर बॉक्स में और डिफरेंशियल में। PTO होते हैं जो छोटी छोटी गरारियाँ जिनका ज़्यादा ही घर्षण होता है, इंजन की अपेक्षा इनका घर्षण ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, आपस में इसमें घर्षण ज़्यादा होता है। इसमें थोड़े
अधिक विस्कोसिटी के ऑयल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें सीऑल डाला जाता है। यह अपेक्षाकृत बहुत गाढ़ा होता है, शहद से भी ज़्यादा गाढ़ा होता है, आप उसको देखोगे तो। ठीक है भाई, तो इंजन ऑयल इसमें कितना आता है? लगभग 2 लीटर। अब इस गेज के हिसाब से आप मानक लगाओगे, ये इसका मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया। मान लो इसमें आधा गेज आपने जब इसको चेक किया तो आधा गेज आया, तो इसमें कितना ऑयल कम है? लगभग 1 लीटर के आसपास ऑयल कम है, और वो हमें इसमें फिलर कर देना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें फिलर करनी हो, बैटरी में पानी डालना हो, इंजन में ऑयल डालना हो, वाइपर वाशर टैंक में पानी डालना हो, तो हम जो अपन अपने यहाँ बोलते हैं कीप बोलते हैं, फनल बोलते हैं, उसके माध्यम से उसका प्रयोग करते हुए डालेंगे, ताकि यहाँ पानी, अगर पानी डाल रहे हैं तो पानी ना फैले। कोई इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं उसमें कार्बन आ जाएगा, इंजन ऑयल की वेस्टेज जाएगी, इधर इधर कहीं फैलता है तो फिलर का आप प्रयोग करेंगे। अब आते हैं कूलेंट की तरफ। कूलेंट का बेसिक काम क्या होता है? कूलेंट का काम होता है इंजन की हीट या टेम्परेचर को बाहर लाता है और वातावरण में, रेडिएटर के माध्यम से वातावरण में छोड़ देता है। अब इसमें पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या होता है कि वही वातावरण वाला इफेक्ट फिर से आता है। पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही तापमान आता है तो पानी बर्फ़ के रूप में बदलना शुरू कर देता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है जो उबलकर भाप के रूप में बदलकर उड़ना शुरू कर देता है। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए हमने, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं या जो निर्माता कंपनियां हैं, उन्होंने किससे हमें मिलाया? कूलेंट से। क्या किसका निर्माण किया? कूलेंट का। अब कूलेंट का जो है फ्लैशर पॉइंट है, कूलेंट जो है 250 डिग्री तापमान तक भी उबलता नहीं है, ठीक है, और -40 डिग्री तापमान तक भी ये बर्फ़ के रूप में नहीं जमता है। दूसरा, पानी जो है अपने इंजन की जो जैकेट जो होती है अंदर, उनमें होके निकल के आता है, रेडिएटर की कोर में होके जाता है, तो वो जंग भी पैदा करता है। तो इसमें जो कूलेंट होता है, इसको बनाया जाता है ग्लिसरीन और एल्कोहल से मिलाकर। विभिन्न प्रकार के और भी इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। इसको एंटी फ्रीज बनाया जाता है, इसको अधिक तापमान सहन करने वाला बनाया जाता है, और इसमें जंग भी नहीं लगती है। ठीक है, तो इसीलिए पानी की जगह किसका उपयोग होता है? कूलेंट का। कूलेंट को फिलर करने के लिए रिजर्वायर दिया हुआ होता है। ठीक है, ये रेडिएटर का अपर टैंक होता है। रेडिएटर में 2 टैंक होते हैं, एक तो अपर टैंक होता है और दूसरा लोअर टैंक होता है। अब आपको बताएं, इसके रेडिएटर में ठंडा कूलेंट किस टैंक में मिलता है? लोअर टैंक में। भाई अपर टैंक में कूलेंट आएगा गर्म, रेडिएटर की जो फेंस और कोर है उनकी मदद से वातावरण की हवा से ठंडा होकर लोअर टैंक में चला जाएगा। लोअर टैंक, तो ठंडा कूलेंट कहाँ है? लोअर टैंक में। तो लोअर टैंक से ही सप्लाई अपन इंजन को करेंगे। अब तो इंजन के लिए सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वाटर पंप की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो लोअर टैंक जो होता है रेडिएटर का, वो जहाँ कहीं भी लोअर टैंक से निकलकर इंजन से आके जहाँ कनेक्ट होता है, जैसे वो वहाँ से निकल के आ रहा है, ये आके वी बेल्ट की तरफ अपन आते हैं। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के नीचे आप देखोगे, उसके इंटेक मैनिफोल्ड के नीचे ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। कहाँ से, किस में जुड़ा हुआ है? इंजन में। और इसके आगे जो पुली लगी हुई है वो वी बेल्ट के माध्यम से चाल लेती है। वी बेल्ट जो होती है क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी हुई होती है और उसको वाटर पंप को घुमाती है। तो इसके वाटर पंप को ढूंढना बहुत ही आसान है। कोई भी गाड़ी हो, लोअर टैंक का हॉस पाइप पकड़ेंगे, जहाँ कहीं भी इंजन से कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर वो वाटर पंप की उसकी लोकेशन है। अब जो गर्म पानी जो होता है वो अपर टैंक में आता है, लेकिन कब तक नहीं आता है? जब तक इंजन का तापमान 60 डिग्री से कम होता है। क्या होता है? 60 डिग्री से इंजन का तापमान कम होता है। अब रोकता है कोई इसको, इंजन की अपर टैंक की तरफ आने से रोकने के लिए तो कोई वाल्व की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना? तो उस वाल्व की जगह पे यहाँ इसमें क्या लगाया जाता है? थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व एक टेम्परेचर सेंसिंग से चलता है। जब भी गाड़ी का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ने लगता है तो थर्मोस्टेट वाल्व जो है उस कूलेंट को अपर टैंक की तरफ भेजना शुरू कर देता है। थोड़ी धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, और पूरी तरह से जब अपना गाड़ी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो पूरी तरह से थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व को आपको खोजना है तो वो अपर टैंक से निकलने वाले हॉस पाइप, जहाँ कहीं भी 3 पॉइंट वाला जॉइंट आपको मिले, वो थर्मोस्टेट वाल्व होता है। ठीक है, तो थर्मोस्टेट वाल्व खराब हो जाता है, उसका पता हमें कैसे चलता है? मान लो इंजन ओवरहीट हो रहा है, अपने लोअर टैंक से जाने वाला जो हॉस पाइप है वो गर्म हो रहा है। अब ये अपर टैंक की तरफ पानी आएगा, तभी तो ये हॉस पाइप गर्म होगा। आसानी से आप इसको पकड़कर टेम्परेचर का अनुमान लगा के पकड़ सकते हैं। बाकी जो उसका एक प्रेशर वाल्व होता है,
हमें ध्यान रखना है, गाड़ी अगर गर्म है तो इसका हम रेडिएटर का प्रेशर कैप नहीं खोलेंगे, क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, पूरी तरह से गर्म पानी है वो हमारी त्वचा पर डलेगा तो हमें घायल करेगा। तो इसको ठंडी जब गाड़ी होती है तभी खोलते हैं। इसमें दो प्रकार के वाल्व होते हैं, एक तो इनटेक वाल्व होता है और एक आउटलेट होता है। आपको दिखा पाऊँ, ये जो रबड़ है, बड़ी वाली जो रबड़ है, ये इसका है आउटलेट वाल्व। कौन सा वाल्व है? जब भी गाड़ी जब गर्म होती है तो इसका कूलेंट जब गर्म होता है तो इसमें एक ओवरफ्लो वाला प्रेशर बनता है, गैसें बनती हैं, ओवरफ्लो होने लगता है कूलेंट, तब ये बड़ा वाल्व है ऊपर की तरफ उठता है, प्रेशर बनता है। कितने दबाव पर खुलता है? 5 PSI के पॉइंट पर। जब 5 PSI दबाव इस पर बनने लगेगा तो ये वाल्व ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा और जो लीप ऑफ पाइप है, ओवरफ्लो पाइप है, तो रेडिएटर जो कैप है उसके माध्यम से इसके निकलते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? कूलेंट रिजर्वायर में। कूलेंट रिजर्वायर में भी इसका मानक होता है मैक्सिमम और मिनिमम। जब कभी भी हमें कूलेंट टॉपअप करना है तो हम कहाँ से करेंगे? कूलेंट रिजर्वायर से। प्रेशर वाल्व को हम नहीं खोलेंगे। जब गाड़ी ठंडी होती है, इसको कूलेंट की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो छोटा वाल्व जो है इनटेक, ये वाल्व नीचे की तरफ खुलता है और लीप ऑफ पाइप से रिजर्वायर से कूलेंट खींचता है और रेडिएटर को दे देता है। ठीक है। इस गाड़ी में कूलेंट कितना डलता है? 4 से 5 लीटर। कितना डलता है? अब हमें कूलेंट निकालना है, कूलेंट बदलना है। कूलेंट बदलता है ज़्यादातर 40,000 किलोमीटर पर। हमारे यहाँ के वातावरण के अनुसार जैसी गाड़ियाँ चलती हैं तो कूलेंट की जो दक्षता है 40,000 किलोमीटर के लगभग है। तो 40,000 किलोमीटर पर इंजन और कूलेंट बदलता है। कूलेंट को ड्रेन करने के लिए रेडिएटर के लोअर टैंक में एक ड्रेन प्लग आता है या एक छेद आता है जिसको क्लब के माध्यम से बंद कर दिया जाता है, उसको ड्रेन प्लग बोलते हैं। ड्रेन प्लग आप खोलेंगे, नीचे बर्तन रखेंगे, कूलेंट उसमें निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसका प्रेशर वाल्व खोल देंगे ताकि ऊपर से हवाएं रेडिएटर में प्रवेश होना शुरू हो जाए और अपना कूलेंट जल्दी से खल जाए नीचे की तरफ। सारा कूलेंट खलने के बाद में अपना जो है ड्रेन प्लग टाइट करेंगे और इसमें कूलेंट भरना। कूलेंट का जो अनुपात है हमारे यहाँ के वातावरण के अनुसार 1:4। अगर हमें कोई ठंडे क्षेत्र में गाड़ी चलानी है तो अनुपात कर लेंगे 1:3। यहाँ 1 अनुपात किसका है? कूलेंट का, और 3 अनुपात किसका है? पानी का। 2 प्रकार के कूलेंट बाजार में मिलते हैं। उसके डिब्बे पर आपको लिखा हुआ, उसकी जो पैकिंग होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है रेडी टू यूज। क्या लिखा हुआ होता है? रेडी टू यूज, यानी इसमें ऑलरेडी पानी मिला हुआ है। और एक आपको उस पर अनुपात की मानक दिए हुए होते हैं कि इसमें आप 1:3 यानी 1 लीटर ये डालेंगे और 3 लीटर पानी डालेंगे। इस गाड़ी में 5 लीटर कूलेंट की आवश्यकता है तो इसमें 1 लीटर हमने क्या डाला है? कूलेंट, और 4 लीटर क्या डाला है? पानी। ठीक है भाई। रेडिएटर में आपसे मैं 2 सवाल पूछूं। कोर जो होती है, रेडिएटर कोर, वो क्या करती हैं? हवा के माध्यम से कूलेंट को ठंडा करती हैं। लोअर टैंक में कौन सा कूलेंट रहता है? अपर टैंक में कौन सा रहता है? गर्म। ठीक है भाई। तो कूलेंट का मुख्य काम, रेडिएटर का क्या काम हो गया कि इंजन के तापमान को वातावरण में छोड़ना। इंजन के तापमान को लेकर रेडिएटर तक कौन आता है? कूलेंट लेकर आता है। वाटर पंप के माध्यम से कूलेंट लेकर आता है और रेडिएटर वातावरण की हवा के प्रभाव से उस तापमान को फेंसों के माध्यम से, रेडिएटर कोर के माध्यम से वातावरण में छोड़ देता है। अब आते हैं हम बैटरी पर। बैटरी जो आती है उसमें मैंने बताया आपको इसकी ग्रेविटी चेक करने की, जो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल या गंधक का तेजाब भरा हुआ रहता है, उसको चेक करने के लिए एक उपकरण होता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। अब बैटरी का ये हाइड्रोमीटर है, इसमें अंदर जो ये कांच की जो परख नली अंदर पड़ी है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। बाकी ये कांच का पाइप है, इसकी रबड़ बॉल है और ये इसकी नोब है। हाइड्रोमीटर क्या है? जिसपे मानक लिखे हुए हैं। बैटरी अपनी कितनी ऊर्जा पैदा करती है? 12 वोल्ट। लेकिन अगर आप इसको उसमें देखें वोल्टों में या मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसकी जो बैटरी की जो ग्रेविटी है वो रियलिटी में आती है 1277 या 1278। कितनी आती है? 1277 या 1278। हाइड्रोमीटर पर 1300 तक आपको मानक मिलता है और लास्ट 1100 तक। क्या मिलता है? 1300 से 1100। जब आपकी बैटरी जो होती है फुल चार्ज होती है तो आपकी ग्रेविटी यहाँ पर जो आपको हाइड्रोमीटर की बॉल पुश करके आप एक प्लेट के अंदर डालेंगे, रबड़ को छोड़ेंगे, इसको भरने देंगे। लगभग आधा इसको हम भर लेते हैं। फिलहाल ये बैटरी चार्ज नहीं, ध्यान रहे इसमें एसिड रहता है तो आप इसको ज़्यादा इधर उधर इसको हाइड्रोमीटर को ना डुलाएंगे, थोड़ा वाटर लेवल से ऊपर निकाल के इसके मानक की गणना करेंगे आप। अभी जो वाटर लेवल है किस पर बोल रहा है? यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है? 1100। अब मैं आपको बताऊँ 1100
जो बैटरी फुल चार्ज कहाँ बता रहा था मैं आपको 1300 1250 से 1300। आपकी बैटरी 1250 से और 1300 के बीच में आपका अगर वाटर लेवल बोल रहा है तो बैटरी की ग्रेविटी है, बैटरी हमारी लगभग 100% या 90% चार्ज है। 1250 से और 1200 के बीच में कहीं भी वाटर लेवल आपका बोलता है तो बैटरी अपनी लगभग 10% या 20% चार्ज है। 1200 से नीचे वाटर लेवल यानी 1150 और 1200 के बीच में अगर वाटर लेवल आपका आता है तो अपनी जो बैटरी है बिल्कुल डिस हो चुकी है, लेकिन उसको अल्टरनेटर से चार्ज अभी भी किया जा सकता है। अगर बैटरी की जो ये ग्रेविटी पानी की है 1150 से नीचे जाती है तो उस बैटरी को अल्टरनेटर से चार्ज नहीं किया जा सकता। उसको एक शॉर्ट कोई पद्धति आती है उसके माध्यम से बैटरी की जो दुकानें होती है वहाँ पर उसको शॉर्ट लगाकर चार्ज किया जाता है चार्जर से। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप प्रत्येक प्लेट की अलग अलग ग्रेविटी चेक करेंगे। जो इसमें अंदर हमारी प्लेटें होती हैं वो प्लेटें सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल में लगभग आधा इंच तक डूबी हुई होनी चाहिए। 5 mm से 10 mm लगभग कितना हो गया, आधा इंच। आधा इंच प्रत्येक प्लेट हमारी उस गंधक के तेजाब में डूबी हुई होनी चाहिए। मान लो कोई प्लेट आपको बाहरों आपको दिखाई दे रही है तो उसमें आप क्या डालोगे, डिस्टिल वाटर। क्या डालोगे, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर भी आप हाइड्रोमीटर की सहायता से डालेंगे, वहाँ से उठा के लाएंगे, जो आपके पास उपलब्ध है उसमें हाइड्रोमीटर की सहायता से भरेंगे, देखते हुए कितना है। ज़्यादा हो जाता है ये भी ओवरफ्लो होता है, जब बैटरी चार्ज होती है फुल तो ये भी ओवरफ्लो होता है। तो ध्यान रहे हमें लगभग एक प्लेट से कितना ऊपर करना है वाटर लेवल, आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं। कम भी ना छोड़ें, सभी को समान रखें। सभी की अलग अलग आपको ग्रेविटी चेक करनी होती है इसमें। ठीक है भाई, जब भी बैटरी अपनी दक्षता सही तरह से काम करती है। बैटरी के रखरखाव के लिए मैं आपको बताऊं, ये बैटरी खुद ही डिस्चार्ज हो जाती है, जबकि बैटरी अपनी गाड़ी में बहुत से ऐसे उपकरण हैं जिनको बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई रहती है। बैटरी का नेगेटिव हमने बॉडी से जोड़ी रखा है, तो अगर गाड़ी जैसे लंबे समय के लिए खड़ा कर रहे हैं तो ये स्वतः ही डिस्चार्ज होना शुरू कर देती है। खुद स्वयं ही डिस्चार्ज होती है, एक दिन में लगभग 1% डिस्चार्ज हो जाती है स्वतः ही। बाकी जैसे उपकरण मैं आपको बताऊं, हॉर्न की सप्लाई जो होती है, आप इग्निशन ऑफ होता है फिर भी ये काम करता है। बाकी इमोबिलाइजर जो चिप होती है उसको भी सप्लाई मिलती रहती है, जैसे अपन रिमोट कंट्रोल से चाबी खोलते हैं, गाड़ी को खोलते हैं। बहुत से उपकरण हैं जो बैटरी की सप्लाई इसको डायरेक्ट बनी रहती है। तो लंबे समय के लिए हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमेशा हटा देना चाहिए। अब हटाने को मैं आपको बताऊं, बैटरी को हमेशा हटाते समय कोई भी काम इलेक्ट्रिक उपकरण के पास आपको कोई काम करना है, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरण की आपको सप्लाई चेक करनी है, सबसे पहले हटाना मतलब माइनस घटाना। कि कौन सा टर्मिनल हटाएंगे हम, माइनस टर्मिनल हमने हटा के अलग कर दिया तो इसकी जो नेगेटिव है वो बैटरी की गाड़ी की बॉडी को नहीं मिल रहा है। किसी भी प्रकार के उपकरण को आप अगर उसमें किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो वहाँ शॉर्ट सर्किट होने के चांस नहीं है। बाकी आपको जैसे क्लच वायर आप खोलते हैं तो क्लच वायर के पास क्या होती है, सेल्फ स्टार्टर मोटर। सेल्फ स्टार्टर मोटर के पास आप स्पिनर या रिंग स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनसे वो टच होता है तो वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और गाड़ी हो सकता है गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर सेल्फ सोलेनॉइड से उसको पूरी सप्लाई मिल गई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल गए तो वो स्टार्ट कर देगा। तो आप क्लच वायर चेंज करते समय विशेषता ध्यान रखें आपको, और सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों में काम करते वक्त तो हटाना ही हटाना है। क्लच वायर आपको चेंज करना है तो उस समय भी आपको इसका नेगेटिव टर्मिनल हटा लेना है। ये आपके बैटरी से संबंधित क्लियर होते हैं। अब आते हैं ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल जो होती है इसको पास्कल का सिद्धांत कहता है कि कोई भी द्रव्य पदार्थ को अगर हम दबाते हैं तो चारों दिशाओं में बराबर प्रेशर लगाता है। जहाँ कहीं भी ये इसका दबाव पहुँचेगा, जहाँ कहीं भी सतह से टच में है वहाँ पे समान दबाव लगाएगा। इसमें पहले मैकेनिक ब्रेकें आती थी, लेकिन अब अपनी पावर कम करने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग में लाते हैं। ये क्या है, एक ब्रेक ऑयल रिजर्वायर। ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम में या किसी भी ऑयल को दबाव के रूप में काम लेने के लिए किस ऑयल को हम काम में लेते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल। कौन सा ऑयल लेते हैं, इंजन में कौन सा ऑयल लेते हैं हम, मोबिल ऑयल। गियर बॉक्स में कौन सा लेते हैं, CI ऑयल। तो हाइड्रोलिक ऑयल अपेक्षाकृत इंजन के ऑयल से हल्का पतला होता है। सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन सा होता है, CI ऑयल। CI ऑयल सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है। और मीडियम साइज का कौन सा होता है, मोबिल ऑयल। और जो बिल्कुल पतला होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल आपने जो देखा होगा, जो आपके जैक होते हैं अपने ट्रॉली एरिया वगैरह जो जैकिंग सिस्टम जो होता है उसको अपन खिलाने के लिए प्रेशर करके उठाते हैं,
होइस्ट जैक होते हैं जिन पे गाड़ी ऊपर पुश की जाती है, सर्विसिंग के समय गाड़ी को ऊपर उठाया जाता है, तो वो सभी जो जैकें हैं उनमें कौन सा ऑयल काम में आता है? हाइड्रोलिक। तो साथ में इसके साथ में ही बोल दिया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक जैक। तो इसको ये 2 ग्रेडों में आपको मिलता है फिलहाल, डॉट 3 और डॉट 4। डॉट 3 का कलर क्या होता है? हल्का लाल, हल्का लाल होता है, पीला पीला सा होता है। और जो डॉट 4 होता है वो पानी के कलर का होता है। ठीक है, आप इसमें उसी ऑयल का प्रयोग करोगे जो आपके इसके जो फिलर कैप के ऊपर लिखा हुआ हो। इस पे लिखा हुआ है मान लो डॉट 3, डॉट 3 इस पे लिखा है, तो उसमें कौन सा हाइड्रोलिक ऑयल डालोगे आप? डॉट 3। अगर डॉट 3 और डॉट 4 दोनों लिखे हुए हैं तो कौन सा डाल सकते हैं? कोई सा भी डाल सकते हैं। इस पे भी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मानक दिए हुए हैं। हमें इसको हमेशा मैक्सिमम तक भर के रखना चाहिए, समय समय पर इसको चेक करते रहना चाहिए। चेक करते कम हो तो उसका लेवल, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल कितना आता है? लगभग 250 से 300 ml आता है। फिलर कैप के नीचे आपको एक सिलेंडर दिखता है जिसमें अंदर पिस्टन मूवमेंट करती है, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर सिलेंडर। कौन सा मास्टर सिलेंडर? ब्रेक मास्टर सिलेंडर। अब यहाँ तो हमारी पिस्टन मूवमेंट कर रही है, ऑयल को प्रेशर कर रही है, लेकिन अपनी जो 4 व्हील हैं वहाँ तक जो ब्रेक पहुँच रही है तो वहाँ पे भी एक पिस्टन होगी जो अपने ब्रेक शू या ब्रेक लेदरों को ब्रेक अपने व्हील हब के कॉन्टैक्ट में लाएगा। तो कितने ब्रेक सिलेंडरों का प्रयोग होता है गाड़ी में? 5। एक मास्टर सिलेंडर और 4 व्हील सिलेंडर। 4 व्हील सिलेंडर जो अपने हब के अंदर फिट रहते हैं। अब आपने देखा होगा ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मास्टर सिलेंडर से एक पाइपलाइन है जो हाई प्रेशर लाइन है, उसी को नीचे ले जाकर उसी में से 4 पाइपलाइनें बना के चारों व्हीलों को भेज दें। लेकिन आपने देखा है कि मास्टर सिलेंडर से जितने व्हील हैं उतने ही लाइनें निकली होती हैं। ऐसा किस लिए किया जाता है? मान लो ये लीक हो जाती है, इसका हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर कहीं भी माइनर भी लीक होता है तो इसका सारा दबाव उधर चला जाता है जहाँ पर लीकेजिंग होती है। ठीक है, ब्रेक आपकी काम नहीं करेंगी। मान लो पीछे के हिस्से से आपकी कोई पाइपलाइन, इसकी ब्रेक की हाई प्रेशर जो लाइन है, ऑयल की हाइड्रोलिक लाइन है, वो लीक हो जाती है, तो यहाँ से आप इसकी पीछे वाली लाइन का कनेक्शन तोड़ देंगे और बाकी के 3 पहियों की आपकी ब्रेक काम कर सकेंगे। ठीक है भाई, इसीलिए इसको अलग अलग, इसकी हाई प्रेशर लाइन अलग अलग व्हीलों के लिए भेजी जाती हैं ताकि आप ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर पाएँ, एक साथ सारी ब्रेकें फेल ना हो। अब आते हैं भाई आपसे फैन बेल्ट आपकी टूट जाती है। वैसे तो हमें इसकी दैनिक जांच में इसको करते रहना चाहिए, जांचते रहना चाहिए, इसकी क्वालिटी देखते रहनी चाहिए। इसकी भी गारंटी लगभग अपनी जो कंपनी होती हैं वो 1 लाख किलोमीटर तक की देती हैं, मजबूत होती है, हालांकि बढ़िया चलती है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, जैसे अपनी पुली डैमेज हो गई, पुली का कोई भाग कोई जो हिस्सा है वो टूट गया तो उसको डैमेज करेगा। दूसरा, अपनी ये थोड़ी लूज रह जाती है या हद से ज़्यादा ये टाइट हो जाती है तो भी ये जल्दी से जल्दी टूट जाती है। अगर ये टूट जाएगी तो क्या नुकसान होगा गाड़ी में? गाड़ी ओवर हीटिंग हो जाएगी। ओवर हीटिंग क्यों होगी? वाटर पंप इसी से ड्राइव लेता है, वाटर पंप चलता ही इसी से है। मान लो आपसे मैं ये पूछूं भाई आपको, आप गाड़ी चला रहे हो, रनिंग समय पे आपकी फैन बेल्ट टूट जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा फैन बेल्ट के बारे में? बैटरी वाली लाइट जलेगी, क्योंकि आप जैसे मान लो टेम्परेचर सेंसर बढ़ने तक का इंतजार करेंगे, तब देखेंगे तो गाड़ी जो है उसमें इंजन को बहुत सारा नुकसान हो चुका होगा, गास्केट हो सकता है गास्केट भी जल जाए। तो आपको अपनी जो गाड़ी चलाते समय, संचालन करते समय में विशेषतर डैशबोर्ड पर भी समय समय पर 10 सेकंड या 5 सेकंड के बाद नज़र डालते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की इंडिकेटिंग आपके सामने आती है तो उससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे ही फैन बेल्ट टूटेगी तो अल्टरनेटर काम करना बंद कर देगा, अल्टरनेटर काम करना बंद कर देगा तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी तो बैटरी इंडिकेटर आपके डैशबोर्ड पर शो हो जाएगा। ऐसा कंडीशन आपके साथ बनती है तो आप संभवतः एक तरह से गाड़ी को बंद नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी बैटरी ही खराब हो गई हो या ब्लास्ट हो गई हो या डिस हो, बिल्कुल पूरी तरह से डेड हो गई हो, तब भी वो इंडिकेटर या रेक्टिफायर है या डायोड है तो भी तो सप्लाई रुक जाएगी, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी। तो सेंसर तो यही कहेगा कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो आप ये आकलन ना करें कि हमारी फैन बेल्ट टूट गई है। गाड़ी साइड में लें, देखें, फुट्स खोल के, बोनट खोल के देखेंगे फैन बेल्ट अपनी ठीक है तो अपन गाड़ी बंद नहीं करेंगे कि हो सकता है बैटरी हमारी डेड हो चुकी है। अगर बैटरी फैन बेल्ट टूटी है, बैटरी ठीक है तो अपन गाड़ी बंद करेंगे और फैन बेल्ट की उपलब्धता वहाँ, अगर हमारे पास फैन बेल्ट है तो फैन बेल्ट लूज अपन उस पर डालनी है। फैन बेल्ट डालने के लिए जो अपना अल्टरनेटर होता है, जो अपनी क्रैंकशाफ्ट पुली है और वाटर पंप पुली है, ये तो होती है फिक्स, ये अपनी जगह फिक्स रहती है, ना तो इसको ऊपर खींचा जा सकता है नीचे किया जा सकता है। लेकिन अल्टरनेटर की जो इसको जोड़ा जाता है, इसको कनेक्टिंग किया जाता है तो एडजस्टेबल प्लेट लगाई जाती है। एक ऐसा स्क्रू लगाया जाता है जो मैं आपको दिखाऊं, ये रहा,
इसके आगे जो ग्रेव है, जो जो नट बोल्ट इसमें होके डलता है, ये ग्रेव जो थी ये आयताकार में लंबी होती है ना, लंबी। इसको कहीं भी आप इसको टाइट और लूज करके कहीं भी इसको टाइट कर सकते हैं। आपको ये नट लूज करना है 12 या 14 की, इसमें 12 की नट वो आएगी स्पैनर, इसकी मदद से इसको लूज करके हल्का सा एक लंबी रोड की आप मदद लेंगे और इसको रेडिएटर को आप पुश करके किधर की तरफ करेंगे, क्रैंक शाफ्ट की पुली की तरफ या वाटर पंप की पुली की तरफ। जैसे आप इसको कर देते हैं तो आप अपनी आसानी से फैन बेल्ट को उतार सकते हैं और उसकी जगह दूसरी फैन बेल्ट लगा सकते हैं। अब बात आती है इंजन को जैसे चलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। फ्यूल चाहिए, हवा चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब हम फ्यूल कहाँ से मिलता है गाड़ी को, फ्यूल टैंक से। अभी गाड़ियों में क्या होता है कि गाड़ियों की जो टैंक होता है उसमें फ्यूल पंप लगा हुआ, फ्यूल यूनिट, कंट्रोल यूनिट लगी हुई होती है, वो वहाँ से सप्लाई करके कार्बोरेटर को या थ्रोटल बॉडी को फ्यूल सप्लाई करता है। CRDI पंप जो होते हैं उनके लिए सप्लाई करते हैं, इस तरह से आती है। लेकिन पहले क्या होता था, वाटर पंप, वो फ्यूल पंप यहीं कैंप शाफ्ट से ही चलता था। वही यहाँ से वैक्यूम बना के वहाँ से प्रेशराइज करके वो फ्यूल को खींचता था। जैसे इस गाड़ी में मैं आपको दिखाऊँ, टैंकी की तरफ से आने वाली फ्यूल लाइन डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे यहाँ जुड़ी हुई है। ये इसका क्या है, फ्यूल पंप। क्या है, फ्यूल पंप से पाइपलाइन कहाँ जा रही है, कार्बोरेटर की तरफ। कहाँ जा रही है, कार्बोरेटर की तरफ। एक साइड से हमने क्या दे दिया, एयर फिल्टर उठा के, एक साइड से हमने फ्यूल दे दिया, दूसरी साइड से अपन को क्या देनी है, हवा। तो हवा कौन देता है, अब एयर फिल्टर अपन क्यों लगाते हैं, ताकि इंजन को शुद्ध हवा मिल सके। भाई अब वातावरण में जो हवा रहती है वो थोड़ी गंदी रहती है, उसमें धूल के कण भी होते हैं। अगर धूल के कण हम डायरेक्ट इंजन को देने लगे, जो कंबर्सन चैम्बर में जहाँ अपना फ्यूल और हवा का मिश्रण पहुँचता है वहाँ स्पार्क करके जलाया जाता है, तो वहाँ मिट्टी पहुँचेगी। तो नीचे की साइड से तो जो अपना संप होता है जिसमें ऑयल भरा हुआ रहता है, पिस्टन जहाँ से मूवमेंट करती है, तो पिस्टन के चारों तरफ कौन सी रिंगें होती हैं, पिस्टन रिंग। एक होती है कंप्रेसर रिंग, दूसरी होती है ऑयल रिंग, और बीच में मध्य में भी एक प्रेशर रिंग लगाई जाती है। नीचे से तो पिस्टन रिंग है और ऊपर से वाल्व की सीट है। वाल्व की जो सीटें हैं वो कंबर्सन चैम्बर को या सिलेंडर के जो कंबर्सन चैम्बर जहाँ ईंधन दहन होता है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की लीकेजिंग नहीं होती है। वहाँ मूवमेंट पिस्टन करती है तो वहाँ गंदगी पहुँचती है, तो पिस्टन रिंग सिलेंडर को नुकसान पहुँचाएंगे और खुद भी उसमें घिसावट ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए इंजन को हमें कौन सी हवा देनी है, शुद्ध हवा। शुद्ध हवा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एयर फिल्टर का, एयर क्लीनर का। तो एयर क्लीनर मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से क्लब के माध्यम से ये जुड़ा हुआ रहता है। एक नट इसके स्क्रू बीच में आता है, मध्य में इसको आपको 10 नंबर की चाबी से खोल लेना है। आराम से इसको स्लो ऊपर उठाना है। साइड में जहाँ भी आपको ऐसा स्थान मिले या नीचे, इसको आसानी से इसको इधर उधर ढुलेना है। बैटरी के पास इसको नहीं रखना है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ये आपस में जोड़ सकता है। इसके ऊपर एक रबड़ लगाई जाती है ताकि ये वहीं से हवा ले सके जहाँ से इसको हवा की ज़रूरत है, या फिर इधर उधर से हवा जाएगी तो वो वातावरण की हवा सीधा कहाँ चली जाएगी, इंजन में चली जाएगी। तो केवल एक ही रास्ता जो वातावरण से हवा लेता है वो फिल्टर के बाहरी आवरण से होते हुए अंदर गुजरे, इसीलिए इसको रबड़ से सील किया जाता है। ये एयर फिल्टर होता है इसका। एयर फिल्टर की क्वालिटी, एयर फिल्टर कितने प्रकार के आते हैं, 2 प्रकार के। एक तो आता है ड्राई और एक आता है वेट। तो ये किस प्रकार का फिल्टर है, ड्राई यानी सूखा। जो वेट आते हैं वो आधा ऑयल से डूबा हुआ रहता है, सक्शन करता है, हवा ऑयल में होते गुजरती हुई एयर फिल्टर के माध्यम से इंजन को जाती है। उनका अक्सर प्रयोग डीजल वाहनों में किया जाता है, पहले ट्रैक्टरों में उसका उपयोग होता था। तो ये बाहरी आवरण, इसका जो बाह्य आवरण है ये वातावरण से हवा के संपर्क में रहता है, तो यही गंदा होता है। ये फिल्टर मटेरियल है, यहाँ से अंदर से हवा इसमें पास होती हुई इंजन को जाती है, ये गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो कपड़े की मदद से इसको साफ़ करना है। अब ये हल्का भी ज़्यादा मजबूत तो होता नहीं, तो इसको आराम से आप टायर, कोई टायर पड़ा हो या स्टेपनी अपना टायर कसा हुआ उस पर इसको डब करेंगे। एयर प्रेशर के माध्यम से, एयर किधर की साइड से देंगे अपन, अंदर की साइड से, क्योंकि जो इसके धूल मिट्टी के कण हैं वो कहाँ चिपके हुए हैं, बाहर की साइड में। एयर प्रेशर से आप धीरे धीरे थोड़ा दूरी बनाते हुए, ताकि अपना जो फिल्टर मटेरियल है वो ख़राब ना हो, ऐसा प्रेशर करते हुए धीरे धीरे इसको साफ़ करेंगे। और संभवतः जैसे ज़्यादा इसको यूज में नहीं करना चाहिए, लगभग 30,000 या 25,000 किलोमीटर चलाकर इसको चेंज कर देना चाहिए। बाकी आपके वातावरण, जैसे ऐसे वातावरण में आपकी गाड़ी चल रही है जहाँ हमेशा धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो आपको इसको हर सर्विस पर चेंज करना चाहिए। ठीक है भाई।
ये आपका एयर फिल्टर क्लीन होता है। एयर फिल्टर को बड़ी लगा देते हैं। अब जो क्या होता है, इंजन से निकलने वाली गैसों के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यानी साइलेंसर का। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अपना जो सिलेंडर चारों तरफ से बिल्कुल एक तरह से जो अपना इंजन है चौक रहता है, बिल्कुल सील रहता है। किसी भी और भी जो गैसें इसमें बनती हैं, इंजन में नीचे क्रैंक में जो अपना संप होता है वहाँ गैसें बनती हैं, हेड में है कुछ गैसें बनती हैं, या फिर लीकेज हो जाती है सिलेंडर से पिस्टन की रेंगे कटने के कारण, या फिर बाल्ब सीट सेट नहीं है उस तरह, उसके कारण अगर लीकेज होती है तो उसके निकलने के लिए तो कोई रास्ता है नहीं। तो उसमें क्या बनाया जाता है? क्रैंक केस वेंटिलेशन यानी वैक्यूम पाइप। तो इस गाड़ी में वैक्यूम पाइप आपको दिख रहा है, बिल्कुल हेड के ऊपर अलग से पाइप आपको दिख रहा है। यहाँ से तो एयर फिल्टर हवा लेता है, ये साइलेंसर से जुड़ा हुआ है। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन जो EGR वाल्व जो होता है, एग्जॉस्ट गैसों को दोबारा से इंजन में भेजना, और ये अपना हेड से जुड़ा हुआ है। तो इंजन में और भी जो गैसें बनी हुई हैं उन गैसों को ये जैसे ही नीचे पिस्टन सक्शन करती है तो एयर फिल्टर से हवा खींचती है, तो इनके माध्यम से इंजन की जो बनने वाली गैसें हैं उसके माध्यम से बाहर निकल जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको समझा दिया। अभी आते हैं स्टेपनी के ऊपर। स्टेपनी आपको बदलना सिंपल है, सब आसानी से बदल भी लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा की। किसकी? सुरक्षा की। रोड पर हम रहते हैं, स्टेपनी हमारी जैसे टायर पंचर हो जाता है तो सबसे पहले हमें, जैसे मान लो आगे का टायर पंचर हो जाता है तो पता कैसे चलता है? उसी साइड में खींचने लगेगी। ड्राइवर साइड का जैसे टायर पंचर हो गया तो अपनी स्टीयरिंग है जो उसी साइड में खींचने लगेगी, हार्ड हो जाएगी। दूसरा वाइब्रेशन करेगी और असामान्य आवाज़ें आने लगेंगी। ठीक है, वाइब्रेशन करेगी और उसी साइड में खींचना शुरू हो जाएगी। रोड पे आपकी गाड़ी खराब हुई है, आप रोड पर ही उसको टायर को खोलकर सही करने लग जाओ तो हो सकता है कोई और भी वाहन आ रहा है, वो पीछे से आपको एक्सीडेंट दुर्घटना का शिकार बना दे। सबसे पहले आपकी गाड़ी पंचर हुई या कोई भी खराबी हुई है तो हमें गाड़ी कहाँ लेनी है? बाईं साइड, बिल्कुल रोड से अलग। रात है तो किसका प्रयोग करना है? हैजर्ड लाइट का। और क्या होता है, हमारी गाड़ी में जो टूल बॉक्स होता है उसके साथ क्या दिया जाता है? रिफ्लेक्टर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिफ्लेक्टर। तो उसका प्रयोग हमें कहाँ करना है? वाहन के पीछे दाईं ओर। वाहन के पीछे दाईं ओर, यानी हमारे पीछे से ही वाहन आ रहे होते हैं, हम रोड पर चल रहे हैं, हमारा मुंह इस साइड में है तो वाहन किधर से आएंगे? दाईं ओर से। पीछे से, अपने पीछे से आएंगे और दाईं होके निकलेंगे। तो हमारी गाड़ी को साइड में लगा के हम रिफ्लेक्टर को गाड़ी से लगभग 50 फीट या 100 फीट या 50 मीटर तक आसानी से रख सकते हैं। अगर आपके पास रिफ्लेक्टर नहीं है तो आप किसका प्रयोग करोगे? आसपास पेड़ तो होते हैं, पेड़ों की टहनियों का प्रयोग करेंगे। कोई ठोस रुकावट आप नहीं रखेंगे, कहीं आप उस पर पत्थर या ऐसी चीजें डालते हैं किसी को ना देखे तो वो अनबैलेंस होकर वाहन एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। ठीक है, बाकी कोई ढलान भी वहाँ हो सकता है। आपके आगे के टायर में पंचर हुआ है, आप इसके व्हील नट की ओपनिंग करेंगे तो हो सकता है आप कंप्रेसर काट दो इंजन का, इंजन स्टार्ट हो जाए। तो गाड़ी को गियर में रखना भी, जिस गियर जो टायरों से आपकी जो पावर लेते हैं, चलते हैं वो टायर, गियरों से जो कनेक्शन, इंजन से जिनका कनेक्शन होता है तो उसमें आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले जिस ढलान की स्थिति के अनुसार गाड़ी समतल पर खड़ी है तो आप स्टॉपर का प्रयोग करेंगे आगे और पीछे। कहाँ करोगे? आगे पीछे। अगर गाड़ी आगे की ढलान पर है तो कहाँ लगाएंगे हम? आगे। एक टायर में आगे का टायर पंचर है तो एक आगे लगा देंगे और पीछे के टायर में लगाना कैसे आप? बिल्कुल क्रॉस में। ठीक है ना? तो आगे के टायर में आपका पंचर हुआ है तो आप गियर डालोगे और व्हील नट ओपनिंग में आपका मान लो कंप्रेसर काट दिया तो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? हैंड ब्रेक का। पीछे के टायर में आपका पंचर होता है तो आप गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे अपना काम तो करना नहीं, आगे के टायरों पे तो कंप्रेसर कटने का चांस कम होता है। ठीक है, आप स्टॉपर का प्रयोग क्रॉस में करेंगे, रिफ्लेक्टर का प्रयोग दाईं तरफ 50 मीटर या 50 फीट पीछे, ताकि विजिबिलिटी अपने वाहन की बता सके। रात है तो अपनी हैजर्ड लाइट ऑन करेंगे। और अब व्हील नट, अपन को क्या है, जैक जो लगाना है गाड़ियों में, सभी गाड़ियों में जैक पॉइंट दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? जैक पॉइंट अक्सर आपको पहिए के पास में ही चेस्ट के नीचे मिलता है। कहाँ मिलता है? चेसिस के नीचे। जो ये बॉडी की बाहरी जो परत है और एक परत से अंदर से आने वाली है, ये दोनों एक जगह जाके मिलेंगी, जॉइंट होती है, जॉइंट होंगी। वहाँ जो जॉइंट होती हैं तो उसी जॉइंट को, पतली परतें होती हैं, हल्का बनाया जाता है इनको, बहुत पतली होती हैं, लेकिन उसको एक जगह से हार्ड बनाया जाता है, एक और दूसरी एंगल की उसको सपोर्ट दी जाती है। उसको शो करने के लिए क्या होता है, उसमें 2 पॉइंट लगा देते हैं, या तो एक 2 प्रकार की बिंदी आकार के डॉट लगा देंगे, 2 इंच की स्पेस छोड़ देंगे आपको। उसी स्पेस में दो पॉइंट लगे हुए हैं, उनके बीच में ही आपको जैक कनेक्ट करना है, या फिर उसकी जो कनेक्ट जो प्लेट है आपस में
चिपकी हुई हैं तो वहाँ पर बी कट होगा। 2 इंची का स्पेस आपको मिलेगा, वहाँ आपको जैक कनेक्ट करना है। आपका पहिया सरफेस पे टिका हुआ है, पिंचर है, तो जो अपना रेम है, रेम की जो बाह्य आवरण है वो पहिए की जो स्पेक्ट्रम रेशो है, पहिए को बाहर का हिस्सा है उसको काटता है रबड़ को। तो अपन को जैक इसको कनेक्ट कर लेना है, हल्का सा इसको जैक को ऊपर उठा देना है। स्टेपनी जो आपके पास है वो आपको नीचे गाड़ी के दोनों टायरों के बीच में आपको नीचे डाल देनी है। बाय द वे हो सकता है मैं जो जैक है वो स्लिप हो सकता है या फेल भी हो सकता है, और आपका हाथ उस समय गाड़ी के नीचे हो सकता है, पैर भी हो सकता है, तो वो गाड़ी अगर जैक फेल होने की स्थिति में स्टेपनी के ऊपर गिरे, ना कि हमारे किसी शारीरिक अंग पर। आपने इसको टच कर दिया, टायर को कटने से बचाने के लिए आपने क्या किया है, हल्का सा जैक उसको ऊपर उठा दिया, लेकिन पूरी तरह से आपने इसको ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। फिर आप व्हील ओपनर की मदद से एंटी क्लॉकवाइज व्हील ओपनर देना वहाँ से, व्हील ओपनर की मदद से एंटी क्लॉकवाइज इनको सभी नटों को लूज करेंगे। क्या करेंगे? लूज करेंगे। लूज कर लिया। अब आपको अपना जो पूरा जैक है पूरी तरह से उठाना है, उसको अपना जो टायर है वो ज़मीन से इतना ऊपर उठाना है ताकि उसमें हम आसानी से दूसरा टायर बदल सके। अभी क्या है, जो अपने जो नट जो होते हैं, इसमें नट बोल्ट जो होते हैं, इनमें ग्रेव एक दूसरे के समान बनी हुई होती हैं। अगर ये बदल जाते हैं, एक दूसरे से चेंज होते हैं, तो जल्दी ही नट अपना ख़राब हो जाता है। इसको लोकेशन करने के लिए अपना व्हील ओपनर की मदद से या किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ से अपन नट, किसी एक नट के ऊपर क्या लगाएंगे, निशान बना देंगे। निशान लगाएंगे। कहाँ? नट के ऊपरी हिस्से पर। बाकी हिस्सा तो हम खोल ही नहीं वाले हैं, रिम भी हट जाएगी वहाँ से, सब कुछ हट जाएगा, लेकिन जो नट स्टेड हैं वो लगे हुए रहेंगे। तो उसका ऊपरी हिस्सा मिट्टी से खराब हुआ जमा, उस पर गंदगी होती है, तो वहाँ पे हल्का सा निशान लगा देंगे। उसी का नट, फिर उस नटों को हमें कहाँ रखना है, क्रम वाइज। कैसे रखना है? क्रम वाइज। आसानी से हम ये कर सकें कि इनको आसानी से उसी नट को उसी नट में लगा सकें, ठीक है। खोलने के बाद में आपको स्टेपनी की जगह पे, वो पिंचर वाला टायर है वो स्टेपनी की जगह पे लगा देना है। स्टेपनी लगा के उसकी पिंचर वाले टायर की जगह आपको लगा देनी है जहाँ आपको काम में लेनी है। तो आप पहले कौन सा नट उठाओगे? जिसको हमने जिस पे हमने निशान लिया, मार्क लगाया है, वो नट आपको उसी में लगा देना है। फिर उसके बाद एक नट छोड़ के दूसरा नट उठाओगे, उसके क्रॉस में लगा देंगे, टाइट कर देंगे। इनको दोनों नटों को आप धीरे धीरे टाइट करके हाथ से ही टाइट कर लोगे, और बाकी के दोनों नट जिससे खोले थे उसी में लगा के व्हील ओपनर की माध्यम से इसको टाइट क्लॉकवाइज कर देंगे। आसानी से सावधानी पूर्वक करना है। आपको ज़्यादा दबाव गाड़ी के हिलनी डुलनी भी नहीं चाहिए ताकि अपना जैक स्लिप ना हो, ठीक है। जैक पॉइंट का आपने सही लगाया है तो जैक नहीं स्लिप होगा। आपने वो टाइट क्लॉकवाइज कर दिए। क्लॉकवाइज टाइट करने के बाद में अब आपको क्या है, पूरी रूप से आप टाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पहिया अपनी ज़मीन सरफेस से अदर है, ऊपर है, तो वो नहीं टाइट होगा। फिर आपको क्या करना है, अपना जो जैक है पहले स्टेपनी को, अपना जो जैक उतारो, फिर उसके नीचे से स्टेपनी निकाल लो, और उसके बाद में अपने जो है नटों को टाइट कर देना चाहिए। बाय द वे ये नट आपसे खो जाते हैं। आपने टायर चेंज करते समय हो सकता है हवा नहीं थी, आप डलवाने गए और पीछे से कोई नट ले गया, कोई बच्चा उठा ले गया, तो उसका क्या उपाय है, आप गाड़ी फिर कैसे लेके जाओगे? बाकी 3 बचे टायरों में से एक नट निकाल लेंगे। तीनों जो टायर हैं उनसे एक स्टेड खोलेंगे, और जो हमारा जो पंचर रिपेयर हम कर रहे हैं, टायर रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें अपने 3 नट कर देंगे। चारों टायरों में 3-3 नट हो जाते हैं। फिर अपन गाड़ी तेज़ी से तो नहीं लेकिन स्लो चलाएंगे, जहाँ हमें नट मिलेंगे वहाँ रुक कर अपन नट खरीदेंगे 4, और सभी टायरों में बराबर नट कर देंगे, ठीक है भाई। साइड मिरर टूट जाता है। वाहन चलाने में सबसे ज़्यादा हमारे सहायक कौन होता है? मिरर। साइड मिरर होते हैं। ये टूट जाता है तो ये अगर हमारे सहायक नहीं रहेगा तो फिर हमें गाड़ी चलाने में खासा परेशानी होती है। साइड मिरर चेंज करने के लिए आपको खिड़की के पीछे इसके अपोजिट साइड में इसको एक प्लास्टिक कवर से कवर दिया हुआ होता है। 3 स्क्रू हैं इसमें। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आसानी से इनको खोल सकते हैं, और इनको साइड मिरर चेंज करने के बाद आसानी से इसको कसा जा सकता है, ठीक है भाई। अभी क्या होता है, आपकी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई। क्या हो गया? गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, लॉक हो गई गाड़ी। आप जाना है, गाड़ी आप खोलोगे, कैसे खोलोगे? गाड़ी की चाबी आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, जो विंडो है उसके शीशे की साइड में, विंडो शीशे की साइड में रबड़ होती है, इसको अलग स्क्रू ड्राइवर की मदद से आसानी से बिना किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए आसानी से हटाएंगे। मैकेनिकल लॉक है तो लॉक आपको एक स्केल, क्या होता है, फुटा बोलते हैं इसको, स्केल होता है स्टील वाला, उसकी मदद से इस लॉक के अपोजिट जो अपने दूसरी साइड अंदर से खोलते हैं, कहाँ से खोलते हैं? दूसरी साइड अंदर से। उसके सामने जो उसकी कनेक्टिंग जो रॉड होती है उसको झटके से प्रेस करना है और अपना लॉक खुल जाएगा। मान लो सेंटर लॉकिंग वाली जो गाड़ी है आपकी, गाड़ी सेंटर लॉकिंग होती है तो उसमें इस प्रकार का स्विच तो होता ही नहीं है, नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से
या फिर आपको एक पंपिंग प्रेस पाइप आता है, इसमें आपको इसका जो अपनी बोनेट जो अपनी डोर है इसका कनेक्शन कहाँ होता है, सेंटर में। तो ये मेटल ही तो है, इसको आसानी से मूव किया जा सकता है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको लूज करेंगे और स्टील वायर के माध्यम से आप अपना लॉक आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये परेशानी आपको अक्सर होती है।